नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 2026 में भारतीय शेयर बाजार में निवेश की दुनिया को समझने का सफर। हम इसे परत दर परत खोलेंगे, बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अजय मेनन कह रहे हैं कि 2026 के लिए भारतीय इक्विटीज का नजरिया कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक हो रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर एक निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है? असल में इसका सीधा मतलब है कि माहौल पॉजिटिव बन रहा है। और आज हम इसी को गहराई से समझेंगे कि इस मौकों से भरे बाजार में क्या कुछ छिपा है। तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जूम आउट करेंगे और भारत की बड़ी आर्थिक तस्वीर को देखेंगे। फिर हम जूम इन करेंगे और बाजार के एक बड़े खिलाड़ी, जिन्हें बिग वेल भी कहते हैं, उनकी सोच और स्ट्रैटेजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम वैल्यू हंटिंग पर निकलेंगे, मतलब अच्छे स्टॉक्स कहाँ और कैसे खोजें ये जानेंगे। और आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम गवर्नेंस के सुरक्षा कवच की बात करेंगे और देखेंगे कि इन सब से हमारे लिए क्या टेकअवेज हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। किसी भी देश में निवेश करने से पहले वहां की आर्थिक सेहत को समझना ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आइए देखते हैं कि 2026 में भारत का इकोनॉमिक क्लाइमेट यानी कि आर्थिक माहौल निवेशकों के लिए कैसा दिख रहा है। तो पहली बड़ी खबर आती है आरबीआई की तरफ से। पॉलिसी रेपो रेट 5.25% पर स्थिर है। अब ये रेपो रेट है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में, ये वो ब्याज दर है जिस पर देश का सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई बाकी सभी बैंकों को पैसा उधार देता है। अब सोचिए, जब ये रेट स्थिर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरबीआई को अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। उन्हें लग रहा है कि गाड़ी सही स्पीड से सही ट्रैक पर चल रही है। उसे न तो ब्रेक लगाने की जरूरत है, न ही जबरदस्ती एक्सेलरेटर दबाने की। और ये जो स्थिरता है ना, ये निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है महंगाई, जिसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ये 2.75% पर है, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है। ये क्यों जरूरी है? देखिए, जब महंगाई कंट्रोल में होती है तो हमारी और आपकी जेब पर बोझ कम पड़ता है, हमारी खरीदने की ताकत बनी रहती है। साथ ही कंपनियों के लिए अपना कच्चा माल खरीदना, फैक्ट्री चलाना, ये सब प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लागत स्थिर रहती है। इससे वो आत्मविश्वास के साथ भविष्य के लिए प्लान बना सकते हैं। और जब कंपनियां आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हैं तो मुनाफा भी कमाती हैं और शेयर बाजार को भी ऊपर लेकर जाती हैं। और देखिए, आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि वर्तमान नीति उपयुक्त है, मतलब सब कुछ सही दिशा में है। तो ये सारी बातें मिलकर हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद, मतलब जो बड़ी आर्थिक नींव है, वो काफी मजबूत है। अब सवाल ये उठता है कि इस मजबूत बुनियाद पर जो बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी इमारत कैसे खड़ी करते हैं? उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? चलिए इसे समझने के लिए बाजार के एक दिग्गज के पास चलते हैं। किसी भी फील्ड में कामयाब होने का एक अच्छा तरीका है कामयाब लोगों से सीखना। तो चलिए हम भी यही करते हैं और मार्केट के एक बहुत ही सम्मानित निवेशक की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये है आशीष कचोलिया। बाजार में इन्हें बिग वेल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खासियत क्या है? ये छिपे हुए हीरे ढूंढ निकालने में माहिर है। मतलब ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जिन पर शायद किसी की नज़र नहीं होती, लेकिन उनमें आगे चलकर बहुत बड़ा बनने की, मल्टीबैगर बनने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। अगर हम 2025 के एंड में इनके पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालें तो इसका साइज 2,775 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। और ये पैसा 48 अलग अलग स्टॉक्स में लगा हुआ था। इनका फोकस कहाँ है? छोटी और मिड कैप कंपनियां, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा जैसे सेक्टर्स में। तो पोर्टफोलियो बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इनकी कामयाबी का असली राज इन नंबर्स में नहीं, बल्कि इनकी सोच और इनकी स्ट्रैटेजी में छुपा है। तो क्या है इनकी बिग वेल स्ट्रैटेजी? देखिए, ये कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल उसूलों पर टिकी है। पहला, छोटी कंपनियां ढूंढो जिनमें बड़ा बनने का दम हो। दूसरा, ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसके लीडर्स ईमानदार, स्मार्ट और मेहनती हों। मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा जोर है। तीसरा, मार्केट की टिप्स और शोर शराबे से दूर रहो और अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करो। और चौथा, शायद सबसे जरूरी,
धैर्य रखो, लंबा खेल खेलो, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यही अनुशासित फिलॉसफी इनकी सफलता का राज है। तो चलिए अब इस फिलॉसफी को जहन में रखते हुए हम मार्केट में वैल्यू की तलाश में निकलते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी यानी कैसे निवेश करना है ये समझ लिया। अब सवाल आता है कहाँ और क्या का, मतलब अच्छे मौके कहाँ मिल सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। एक एरिया जहां कई निवेशक दिलचस्पी दिखाते हैं वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs। आसान भाषा में कहें तो सरकारी कंपनियां। अब चूंकि इनके पीछे सरकार का हाथ होता है तो इन्हें अक्सर एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ देखिए, NTPC, ONGC, कोल इंडिया, ये मार्केट कैप के लिहाज से कुछ सबसे बड़े नाम हैं। लेकिन बड़ा नाम होना ही काफी नहीं है। सवाल ये है कि एक निवेशक कैसे तय करे कि ये स्टॉक सही कीमत पर मिल रहा है या नहीं, क्या ये सस्ता है या महंगा। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही काम के टूल की, जिसे कहते हैं PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। अब ये क्या बला है? ये बस एक सिंपल सा गणित है। ये हमें बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपये को पाने के लिए बाजार उसे कितने रुपये देने को तैयार है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का PE 20 है तो इसका सीधा मतलब है कि निवेशक उस कंपनी की 1 रुपये की कमाई के लिए 20 रुपये चुका रहे हैं। तो जाहिर है आमतौर पर जितना कम PE हो उतना ही स्टॉक को सस्ता माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ PE पर खत्म नहीं होती। एक और नजरिया है और वो है PB रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। ये क्या दिखता है? ये कंपनी की कमाई नहीं बल्कि उसकी नेट संपत्ति यानी उसके पास कुल एसेट्स कितने हैं उसको देखता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, वहां कंपनी के पास कितनी संपत्ति है ये बहुत मायने रखता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, PE बताता है कि कंपनी कमा कितना रही है और PB बताता है कि कंपनी के पास है क्या। एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज नहीं देखता, वो पूरी तस्वीर देखने के लिए दोनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ अच्छे नंबर्स और अच्छे रेशो देख लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। अच्छे नंबर्स एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह हैं, लेकिन उस गाड़ी को सड़क पर बनाए रखने के लिए एक मजबूत गार्डरेल की भी जरूरत होती है। और निवेश की दुनिया में वो गार्डरेल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कंपनी को चलाया कैसे जा रहा है, कौन लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं, क्या वो अपने काम में पारदर्शिता रखते हैं, क्या वो शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह हैं। अगर ये सब ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छे नंबर्स भी किसी काम के नहीं। एक मजबूत गवर्नेंस ही आपके निवेश का असली सुरक्षा कवच है। और अच्छी बात यह है कि 2026 में भारत में इस दिशा में बहुत पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बोर्ड्स पर ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह होने का दबाव बढ़ रहा है। सेबी लगातार नियमों को सख्त बना रहा है ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। और जो नए नए IPOs आ रहे हैं उनसे डायरेक्टर्स का एक नया ग्रुप आ रहा है जो युवा हैं, जिनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पारदर्शिता और जवाबदेही एक ऑप्शन नहीं बल्कि बिजनेस करने की पहली शर्त बनती जा रही है। तो ठीक है, हमने अर्थव्यवस्था समझी, बड़े निवेशक की स्ट्रैटेजी समझी और गवर्नेंस का महत्व भी जान लिया। अब इन सब बातों को जोड़कर एक आम निवेशक के लिए क्या सीख निकलती है? अगर हम आशीष कछोलिया की फिलॉसफी को निचोड़ें तो 3 सुनहरे नियम सामने आते हैं। नियम नंबर 1, एक मालिक की तरह सोचो। सिर्फ शेयर का भाव मत देखो, ये देखो कि क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका आप खुद मालिक बनना चाहोगे। नियम नंबर 2, धैर्य रखो। वेल्थ रातों रात नहीं बनती, इसमें समय लगता है। बाजार के रोज के शोर से परेशान मत हो। और नियम नंबर 3, अपना होमवर्क खुद करो। किसी की टिप पर पैसा मत लगाओ, अपनी रिसर्च करो। ये 3 सिद्धांत किसी भी कामयाब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बुनियाद हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, बड़े इन्वेस्टर्स से सीखना बहुत अच्छा है लेकिन उनकी नकल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? पहला कारण, जानकारी पुरानी होती है। जब तक पब्लिक में खबर आती है कि किसी बड़े निवेशक ने कोई शेयर खरीदा है तब तक हो सकता है वो उसे बेच भी चुके हों। दूसरा कारण, उनके संसाधन और लक्ष्य हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। उनके पास रिसर्च टीम्स होती हैं, बड़ी पूंजी होती है। इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी से प्रेरणा जरूर लें, उसे सीखें, लेकिन उसे एक शॉपिंग लिस्ट की तरह इस्तेमाल करने की गलती कभी न करें। तो कुल मिलाकर 2026 में भारतीय बाजार एक ऐसी कहानी कह रहा है जहां ग्रोथ भी है और स्थिरता भी। मौके हैं, लेकिन उन मौकों को भुनाने का रास्ता अनुशासन और अपनी खुद की रिसर्च से होकर ही जाता है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस अवसर और जोखिम से भरे बाजार में आपकी रणनीति क्या होगी, धैर्य की या फिर गति की? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।